करेंगे माइटोसिस। क्या होता है माइटोसिस? माइटोसिस सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? 1880 की बात है। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट, जर्मन बायोलॉजिस्ट, जिनका नाम था वैल्थर फ्लेमिंग। इन्होंने कहा कि हमारे जब सेल डिवाइड होता है, हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ठीक है, दरमियान में होता है न्यूक्लियस। ये हमने सेल 4 चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ना कुछ तब्दीलियां होती है, चेंजेस। ये न्यूक्लियस जो होता है ये अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आता है। ये किसकी वजह से होता है? तो उसने कहा ये एक प्रोसेस के जरिए होता है, जिसका उसने नाम दिया प्रोसेस का, उसने नाम दिया माइटोसिस। इस प्रोसेस का नाम दिया माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या क्या चेंजेस होती हैं, ये सबसे पहले मैं बताती हूँ माइटोसिस होती क्या है। इसमें सबसे पहले हमारी बॉडी बनती है सोमैटिक सेल। माइटोसिस की डेफिनेशन आती हूँ। माइटोसिस फ्लेमिंग ने कहा था कि अगर मेरे पास एक पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, इसके पास 46 क्रोमोसोम है। जब ये अपने 2 डॉटर सेल बनाएगा, यानी अगली जब जनरेशन पैदा करेगा, इसमें जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो 46 ही रहेगी। मैं ये ह्यूमन की एग्जांपल दे रही हूँ। ह्यूमन में क्रोमोसोम की तादाद है 46, क्रोमोसोम की तादाद है 46। ये पेरेंट सेल है। जब ये अपना अगर डॉटर सेल बनाएगा तो इसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम रहेगी। इसको कहते हैं माइटोसिस। रिमेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑफस्प्रिंग एज इन द पेरेंट सेल। इसको कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस क्या होती है? ये होती है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स, एक हमारे पास सोमैटिक सेल्स होते हैं, एक होता है जर्म-लाइन। डेफिनेशन 2, सोमैटिक सेल्स होते हैं हमेशा माइटोसिस में। ये हमारी बॉडी बनाता है, मेक द बॉडी। नेक्स्ट होता है जर्म-लाइन, ये होती है मियोसिस में। मियोसिस में होता है, ये तब मियोसिस होता है जब गैमेट्स बनते हैं, ड्यूरिंग द गैमेट्स। ये होती है ड्यूरिंग द गैमेट्स। गैमेट्स होते हैं कि जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं। ये था माइटोसिस की डेफिनेशन। मैंने आपसे कहा जो माइटोसिस है वो होती है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में होती है तो जाहिर है फिर ये यूकैरियोटिक्स कहलाएंगे। यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो के प्रेजेंस ऑफ हैविंग न्यूक्लियस, चलिए हमने मान लिया यूकैरियोटिक्स में वो भी यूनिट पर न्यूक्लियस था, इसने माइटोसिस खा ली। लेकिन बात है अगर यूकैरियोटिक्स में हो रही तो प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म क्या यूज करेंगे? प्रोकैरियोटिक्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर तो न्यूक्लियस होता ही कोई नहीं है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस है। तो मैं कहूँगी ये इसके अंदर माइटोसिस नहीं होती। ये सेल डिवाइड होता है, यूकैरियोटिक्स में सेल डिवाइड होता है माइटोसिस के थ्रू, 1 से 2 सेल बन गए। तो जो प्रोकैरियोट से उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो माइटोसिस कैसे होगी? तो ये डिवाइड होते हैं। एक और प्रोसेस है जिसका नाम है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। बात करते हैं हम बाइनरी फ्यूजन। क्या करेगा? प्लेन एरिया आहिस्ता आहिस्ता खुद को 2 में डिवाइड करता जाएगा, यानी पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ इंच हो जाएगा, अंदर की तरफ फिर वो ये होगा, ये वाला हिस्सा इसका अलग और ये वाला अलग।
अब ये वाला जो चीज है ये अपना खुद प्लेन एरिया बना देगा। इसको कहते हैं बाइनरी फिशन, यानी कि इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन के एक प्लेन एरिया है। इसने पहले कि अपने आप को दो हाफ यानी कि में डिवाइड कर देगा। जब इसने अलग अलग डिवाइड कर दिया खुद को ये, तो ये दोबारा से रीजनरेट होगा या इससे अलग प्लेन एरिया बन जाएगा, इससे अलग प्लेन एरिया बन जाएगा। ये क्या बाइनरी फ्यूजन। फेसेस ऑफ फिर हमें देखना है फेसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस खुद को डिवाइड करने से पहले दो स्टेप्स में, इसके अपने आप दो स्टेप्स में डिवाइड करता है। स्टेप्स 1 की तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है करियोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस। नंबर 2 है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस करियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस की डिवीजन होना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ में एक सेल बनाती हूँ, ये सेल है, ये था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिवीजन होना कहलाता है करियोकाइनेसिस। इसमें जो साइटोप्लाज्म है इसकी डिवीजन होना कहलाता है साइटोकाइनेसिस। कलेक्टिवली हम इन दोनों को ना कहते हैं कि जब भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन दो स्टेप से माइटोसिस को गुजारेगा। इसकी 4 फेसेस है जिसकी वजह से माइटोसिस का अमल पूरा होता है। नंबर 1 है प्रोफेज, नंबर 2 है मेटाफेज, नंबर 3 है एनाफेज, नंबर 4 है टेलोफेज। आज हमने करना है करियोकाइनेसिस। लास्ट चैप्टर में हमने किया था माइटोसिस और उसकी फेसेस के बारे में किया था। आपने कहा था कि माइटोसिस 2 तरह से गुजरता है, एक होता है करियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। किस तरह? ये हमारा ह्यूमन सेल है, दरमियान में न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, इसको कहते हैं हम करियोकाइनेसिस। इस प्रोसेस का नाम है करियोकाइनेसिस। अब करियोकाइनेसिस ये जो सेल है इसमें डिवीजन होना है, न्यूक्लियस में डिवीजन होना है। ये 4 फेज से गुजरेगा। नंबर 1 है प्रोफेज, नंबर 2 है मेटाफेज, नंबर 3 है एनाफेज, नंबर 4 है टेलोफेज। आज हम डिस्कस करते हैं प्रोफेज। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है प्रोफेज। प्रोफेज करते हैं प्रोफेज।
दिखाती हूँ सेल का स्ट्रक्चर। ये मेरे पास सेल, दरमियान में मेरे पास है न्यूक्लियस। स्टार्ट में जिसको हम अर्ली प्रोफेज भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये धागे नुमा कुछ जो जिसको हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में जो ग्रास्पिंग आते हैं, जिसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना है, वो होता है इन धागों की वजह से। इनको उनका नाम है क्रोमैटिन। आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या होना है, इसने खुद को कन्वर्ट कर लेना है ठीक एक ऐसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर में, जिसको हम देंगे क्रोमोसोम का नाम। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन, और इसने खुद को कन्वर्ट कर देना है क्रोमोसोम में। जो दिमाग में आ रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं इस क्रोमोसोम की तरफ। इसको मैं करती हूँ जूम, इसके बारे में आपको। क्रोमोसोम क्योंकि पहले ही मैंने आप लोगों से कहा था कि ये एस फेस में डुप्लीकेट हो जाता है। जब ये एस फेस है, क्यों एस फेस होता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। एस फेस का होता है डुप्लीकेशन ऑफ एस फेस, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये इसमें डुप्लीकेट हो गया, यानी कि एक से दो, पहले सिर्फ एक था, अब ये इसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिन। इसको एक को कहते हैं क्रोमैटिन, अब दो हो गए तो मैं इसका नाम दूंगी सिस्टर क्रोमैटिन। और ये कहा, ये जिसके साथ अटैच है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। लेकिन सेंट्रोमियर पर एक ऐसी प्रोटीन होती है, ये मैं आपको बताती हूँ, सेंट्रोमियर पर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर पर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। अब इस प्रोटीन का क्या काम है, ये प्रोटीन करती है, ये प्रोटीन हेल्प आउट करती है ताकि स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ अटैच हो जाएं। हेल्प आउट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं ये मैं डिस्कस करती हूँ, एक बार दोबारा देख लें। तो सबसे पहले सेल होता है, इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन, और ये इनहेरिटेड मटेरियल होता है। इनहेरिटेड मटेरियल, विरासती मटेरियल सारा इसके अंदर होता है। इनहेरिटेड मटेरियल। फिर ये क्या करता है, नेक्स्ट थोड़ी देर बाद जो सेल साइकिल के अंदर नेक्स्ट टाइम में ये खुद को, ये हेरिडिटरी मटेरियल खुद को कन्वर्ट कर लेता है दूसरे साख्तनुमा स्ट्रक्चर साख्त में ये कन्वर्ट कर लेता है, जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स का हमने डिस्कस किया पहले, ये एक से क्रोमोसोम था, लेकिन एस फेस पे इसने उनको डुप्लीकेट किया और दो सिस्टर क्रोमैटिन बना दिया। ये दोनों क्रोमोसोम अटैच होते हैं एक सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोमियर पर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर हेल्प आउट करती है ताकि इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच हो जाए। मैं यहाँ बात कर रही हूँ ह्यूमन के सेल, ह्यूमन सेल्स में जो ह्यूमन ब्रेन सेल्स की, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हमारे 45, 44 आ जाए तो अबनॉर्मलिटी आ जाती है। इस तरह के देखें, ये क्रोमोसोम मैंने आपको पहले अभी थोड़ी लास्ट लेक्चर में बताया है
कि न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम को रखकर आपको उसका मतलब स्ट्रक्चर बताया। इस तरह हमारी बॉडी में 46 यानी न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि मैंने यहाँ से अभी आपको कितने 4 यानी कि 8 क्रोमोसोम के बारे में बता रही हूँ। क्रोमोसोम में बता दूँ सेल, सबसे पहले ये हमारा सेल है, आउटर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 46 होते हैं क्रोमोसोम। अभी इसके अंदर न्यूक्लियस के दोनों तरफ न्यूक्लियस के गिर्द 2 सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं, यानी पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं। सेल में इधर होते हैं सेंट्रियोल्स, जिसको हम कलेक्टिवली, यदि 2 हैं तो हम कहेंगे ये कलेक्टिवली कहलाएंगे सेंट्रोसोम, इसको हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। डुप्लीकेशन के वक्त ये डबल हो जाते हैं जब एस फेज से गुजरते हैं। नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, ये वाला सेल ये वाले सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं, न्यूक्लियस के ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं। किसके? साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस है, उसके यहाँ साइड पर ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन पड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। जहाँ कुछ बचते हैं प्रोटीन, जो कि जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। स्पिंडल, ये में जो सेंट्रियोल्स हैं ये हेल्प आउट करते हैं इस प्रोटीन के साथ मिलकर स्पिंडल कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने की। ये जब इनके साथ मिलते हैं, इसके साथ मिलकर ये बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जिस इन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं, ये इन्होंने कुछ इस तरह की ट्यूब्यूल्स बना दी, जो कि स्पिंडल फाइबर्स ने इस प्रोटीन के साथ मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल्स बना दी हैं, जिसको हम नाम देंगे स्पिंडल फाइबर्स। जब ये पूरा सेट स्पिंडल फाइबर्स का बन जाता है तो हम कहते हैं माइटोटिक फाइबर्स। माइटोटिक स्पिंडल्स। दोबारा देखिए एक बार, न्यूक्लियस यानी साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स हो गए, एस फेज में डुप्लीकेट हो चुके हैं। ये जब इसके नेक्स्ट स्टेप में ये जाएंगे ऑपोजिट पोल पर न्यूक्लियस के, यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ सेंट्रियोल्स मिलते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम है स्पिंडल फाइबर्स, जिसको जब ये पूरा सेट कर देता है तो हम कहते हैं ये माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं। एंड प्रोफेज का जो मेन फंक्शन है, सबसे पहले मैं पॉइंट आउट करती हूँ। सबसे पहले इसमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन को कहेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप। ये डिसअपेयर हो जाती है, यानी कि खत्म होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें खत्म होना शुरू हो जाती है। ये मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। न्यूक्लियोलस, इसके न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, उसकी भी इन्वेलप खत्म हो जाती है। न्यूक्लियोलस टूट जाते हैं।
चलते हैं प्रोफेज। मैं बनाती हूँ इसका स्ट्रक्चर। इसको मैं बात अभी हमने यहाँ पर यहाँ सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स ठीक है, अपोजिट पोल कर दिया सेंट्रियोल्स ठीक है। इसने अपोजिट मूव किया, ये इसकी स्पिंडल फाइबर्स हैं। यहाँ तक हमने पढ़ चुके। ये है स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। मैंने आप लोगों से कहा है कि न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो। ये देखिए कैसे खत्म हुई। ये आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म होती थी, न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म होती थी। तो हमारे पास ये इस तरह इस टाइम में न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो चुकी है। प्रोफेज का मेन पॉइंट ये है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप ने खत्म होना है। ये है प्रोफेज। अच्छा, जब ये खत्म हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। मैंने आपसे कहा था कि हर क्रोमोसोम के पास जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर पर एक काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। जब स्पिंडल फाइबर इसके पास आते हैं तो ये इसको अपने साथ अटैच कर लेती है। ये आप स्पिंडल फाइबर आएंगी यहाँ से ऐसे गुजरेंगी। ये इसके सेंट्रोमियर यानी कि काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाए। ये इसने इसके स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाए। ये सॉरी काइनेटोकोर के साथ अटैच होती जाए। इसको हम कहते हैं प्रोफेज। यहाँ तक प्रोफेज के प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगी। यहाँ तक था प्रोफेज। एक और बात, ये था ह्यूमन का यानी कि एनिमल सेल्स के बारे में। एनिमल सेल्स के बारे में कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स की वजह से स्पिंडल फाइबर्स बने जो कि प्रोफेज में काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गए। अगर हम इसका उल्ट करें यानी कि प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो स्पिंडल फाइबर कैसे बनेंगे ये आप लोग बताते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या बनेंगे। मैं प्लांट सेल की अब यहाँ प्लांट सेल बनाने लगी हूँ। प्लांट सेल में जैसे कि आप जानते हैं कि सेंट्रल में बड़ा सा वैक्यूल होता है, साइड पर न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल है। वैक्यूल इसलिए होता है कि कहीं पानी होता है और इसे रिजिड रखना होता है पौधे को। जब ये डिवाइड होने लगेगा तो न्यूक्लियस को सामने आना होगा। न्यूक्लियस आ गया सेंटर में, डिवीएट होगा। जो माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन है
यहाँ जो यहाँ जो मैंने कहा था साइटोप्लाज्म में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन जिससे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये अटैच हो जाएगा किसके साथ? इस न्यूक्लियस के साथ। इस न्यूक्लियस पर आकर इसमें ना एक स्ट्रक्चर बना देगा स्पिंडल फाइबर्स की तरह। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन न्यूक्लियस के एनवेलप के ऊपर अटैच हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर बना देगा स्पिंडल फाइबर की तरह, जिसकी वजह से ये प्रोफेस एक एस्पेक्ट ये क्लियर करेगा, यानी कि जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। ये था एनिमल और प्लांट्स के सेल का प्रोफेस। प्रोफेस मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। ये था कैरियोकाइनेसिस। 4 कैरियोकाइनेसिस के 4 पूरे हो जाएंगे, इसके बाद सेल गुजरेगा साइटोकाइनेसिस। इसमें डिवाइड होना है डीएनए न्यूक्लियस में। इसमें सिर्फ सेल के न्यूक्लियस इन 4 स्टेप में सिर्फ सेल के न्यूक्लियस में डिवाइड होना है, और इसमें डिवाइड होना है सेल साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा। प्रोफेस के बाद हम चलते हैं मेटाफेस की तरफ। मेटाफेस ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। ये प्रोफेस की बात कर रहे हैं, फिर फेस का स्टेप बना रहे हैं। इस तरह का हमारे पास प्रोफेस का लास्ट स्टेप ये था कि ये सेंट्रियोल्स इसके क्रोमैटिन इसके काइनेटोकोर के साथ मिल गए। सेंट्रियोल्स प्रोफेस का लास्ट स्टेप एक बार डिस्कस करते हैं। ये थे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो सेंट्रीज क्रोमोसोम के ऊपर ये जो लगे हुए हैं काइनेटोकोर प्रोटीन है, इसके साथ स्पिंडल फाइबर में अटैच होना है। कौन से स्पिंडल फाइबर में अटैच होना है? वो स्पिंडल फाइबर जिसके ऊपर काइनेटोकोर लगी होगी। तो हम जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे, हम उसको कहेंगे ये है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। और जो स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होंगे काइनेटोकोर से, हम कहेंगे नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोम के हम कहते हैं ये क्रोमोसोम का क्रोमोसोमल काइनेटोकोर। क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हम कहेंगे उसको काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, और जो स्पिंडल फाइबर इसके काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं हुए हम उसको कहेंगे नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब मेटाफेस की तरफ हम चलते हैं। मेटाफेस क्या होती है? यहाँ से स्टार्ट जा रहा है मेटाफेस। मेटाफेस में ये क्रोमोसोम अपने आप को एक लाइन यानी कि एक इक्वेटर में अरेंज करेंगे, जिसको हम कहेंगे मेटाफेस प्लेट।
क्रोमोसोम खुद को अरेंज कर लेंगे और ये इसका सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल में से ये काइनेटोकोर, सिलियर फाइबर काइनेटोकोर आप क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गई हैं, और जो नहीं हुए हम उसको कहेंगे ये है। मेन चीज मेटाफेज की, और ये जो इसने अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया है मेक होगी, ये है मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट। एनाफेज में क्या होता है? ये वाले जो क्रोमोसोम है, ये वाला जो सेंट्रियोल है ना, इस ये वाला स्पिंडल फाइबर इसको अपनी तरफ खींचेगा और इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये नहीं कि ये अपनी तरफ खिंचाव पैदा करेंगे, ये दोनों सेंट्रियोल अपने स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू अपनी तरफ खिंचाव पैदा करेंगे, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम जो इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। जब ये सेंट्रियोल इसको भी तरफ खींचेगा, ये सेंट्रियोल इसको भी तरफ खींचेगा, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे? सिस्टर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। देखें, ये सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, इसने क्या किया? इसने इतना खींचा कि ये अलग हो गए। ये देखें, इसने क्या किया? इसके जो सेंट्रियोल्स ने, ये सेंट्रियोल्स ने अपने आप को अपनी तरफ खिंचाव पैदा किया, जिसकी वजह से ये सिस्टर क्रोमैटिड अब अलग हो गए। ये वाला हिस्सा इस तरह अलग हो गया, इन्होंने अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो अब ये कहलाएगा सिस्टर क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमोसोम ये अलग हो गए चार और ये अलग हो गए, इसको कहते हैं एनाफेज। एनाफेज में दोनों क्रोमोसोम यानी कि अब आप सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड से सिस्टर क्रोमोसोम बन गए हैं। नेक्स्ट फेज है इसके आगे टीलोफेज। टीलोफेज में टीलोफेज में क्या होगा? ये अपने अंदर इसके अपने साइटोप्लाज्म का यानी कि अपने अंदर ना, जिस तरह ये मेटाफेज प्लेट नहीं है, अपने अंदर एक लाइन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रिएट करेगा। ये तो इसकी शेप हो जाएगी, ये अपने साइटोप्लाज्म को पिंच करता जाएगा। पहली बात जो टीलोफेज है ये उल्ट है, यानी कि उल्ट है किसका? प्रोफेज का। प्रोफेज में क्या हुआ था? प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप थी वो डिसअपीयर हो गई थी, लेकिन इसमें न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगी। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप दोनों ही वापस आ गए। उसमें क्या हुआ था कि जो क्रोमोसोम थे उसमें ये बना था क्रोमोसोम 1 2 3 4, तो यहाँ वैसे 46 होते हैं, इस तरह के ये 4
इसमें प्रोफेस में क्या होता है, सबसे पहले प्रोफेस इस तरह का था। जब मैं अगर प्रोफेस की बात करूँ, मैं रेस करती हूँ, मैच करके करती हूँ। प्रोफेस में क्या था, प्रोफेस में सबसे पहले इस तरह क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। तो एट लीस्ट जब टेलोफेज का इख्तिताम होगा, ये क्रोमोसोम दोबारा अपने आप को इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रोमैटिन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको कहते हैं टेलोफेज। ये दरमियान में सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन अपने आप को पिंच कर रही है, इन दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इसके बाद ये कौन से प्रोसेस से गुजरेगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होती है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस की डिवीजन यहाँ तक खत्म होगी करियोकाइनेसिस में, यानी कि ये सिर्फ हमने इसमें 4 स्टेप में, प्रोसेस में, मेटा में, एना में, टेलो में, ये इसकी सिर्फ न्यूक्लियस की हमने डिवीजन पढ़ी, इसलिए हमने करियोकाइनेसिस। अब हमने पढ़नी है साइड पर साइटोप्लाज्म की, तो हम कहेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की। ये अलग सेल बनेगा और ये अलग, दो डॉटर सेल्स बनेंगे। एक इसके सेंट्रियोल स्पेस, ये बन गया 2 डॉटर सेल। ये कंप्लीट हुई माइटोसिस। यहाँ तक माइटोसिस का अमल कंप्लीट हुआ। पहले करियोकाइनेसिस थी, करियोकाइनेसिस में हमने पढ़ा है प्रोफेज एंड मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। टेलोफेज में इसमें सिर्फ सेल का न्यूक्लियस हो रहा था, न्यूक्लियस की डिवीजन। उसके बाद हमने पढ़ा है साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमने पढ़ी है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, उसके बाद सेल ने खुद को 2 हिस्सों में डिवीजन कर दी, और जब ये हो रही होगी टेलोफेज, सॉरी साइटोकाइनेसिस हो रही होगी, ये किसके वजह से होगी, यहाँ तो सिर्फ हुई थी कि इसमें पिंच होना है। इसके अलग होने के तरीके को कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, यानी कि अपने आप को तकसीम कर लेना। जब ये इस चीज को हम कहते हैं क्लीवेज करो। और आखिरकार ये 2 सेल में डिवाइड हो जाए। मैंने साइटोकाइनेसिस करनी है, साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट्स। एनिमल सेल क्या मैंने पढ़ लिया है, प्लांट्स में मैंने कहा था कि हर चीज डिफरेंट होती है, एक उसके अंदर सेंट्रियोल्स हैं, वो चीज डिफरेंट है। साइटोकाइनेसिस प्लांट्स की डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये मेरे पास सेल है, ये टेलोफेज के बाद स्टेज बता रही हूँ, टेलोफेज के बाद स्टेज प्लांट सेल। इसमें यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी, ठीक है। ये क्या करती है, ये मेम्ब्रेन जब इससे पिंच होना होता है, टेलोफेज तक तो मेम्ब्रेन बन जाती है ना पिंच होने के लिए, ये वो चीज है, ठीक है। टेलोफेज के बाद आफ्टर टेलोफेज अब क्या करते हैं, गोल्जी अपरेटस। हमने एक ऑर्गेनेलिस पढ़ा था, प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के अंदर कुछ वेसिकल्स हैं, गोल्जी अपरेटस से कुछ वेसिकल्स आते हैं, वो वेसिकल्स इस सेंटर में आकर खुद को अरेंज कर लेते हैं। अब ये वेसिकल्स क्या करते हैं, एक डिस्क बना देते हैं, इस तरह की एक प्लेट बना देते हैं, इसको
इसको हम कहेंगे या तो ये सेल प्लेट है और फ्रैगमोप्लास्ट और फ्रैगमोप्लास्ट। अब ये जो है इसका मटेरियल, ये सेल के पास अपना मटेरियल आता है और ये मजीद वेसिकल्स आते जाएंगे, ये प्लेट मजीद बढ़ती जाएगी और एट लीस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देगी। न्यूक्लियस में साइकिल होता है। अब ये दो डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स प्लांट्स में बन चुके हैं। देखें प्लांट सेल में आपके पिलोफेस के बाद पिलोफेस के प्लेट होती है, ये सेल मेम्ब्रेन पीछे हो रही है, गोजी प्लेट से वेसिकल्स आएंगे, ईसीएम मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। अरेंज होने के बाद ये डिस्क बना लेंगे, यानी इस डिस्क को हम नाम देंगे सेल प्लेट या फ्रैगमोप्लास्ट। उसके बाद ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट स्टेप में ये 2 डॉटर सेल बना देगा। ये डिस्क लंबी होती जाएगी फ्रैगमोप्लास्ट का प्रोसेस और ये 2 डॉटर सेल में खुद को डिवाइड कर देगा। इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट।